17वीं बीपीएससी का बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर हंगामे से शुरू हुआ ये बवाल बापू एग्जाम हॉल और गर्दनी बाग से होते हुए अब गांधी मैदान तक पहुंच चुका है। आज बापू परीक्षा हॉल का रद्द हुआ एग्जाम फिर से पटना के कुल 15 सेंटरों पर आयोजित हो रही है। इसी बीच गांधी मूर्ति के नीचे री एग्जाम समेत 5 मांगों को लेकर प्रशांत किशोर का आमरण अनशन भी जारी है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का बार बार कहना है कि अगर आयोग री एग्जाम नहीं करवाएगा तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। ऐसे में अगर मामला कोर्ट गया तो किसका पलड़ा भारी होगा, ये जानने के लिए लोकल 18 की टीम ने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता विशाल कुमार से खास बातचीत की। उन्होंने इस मुद्दे से जुड़ी हर कानूनी पहलुओं को समझाते हुए बताया कि अगर यह मामला कोर्ट गया तो री एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लग सकता है। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है टू बी नोटेड कि सपोज करिए कि कोई भी इंसान कोर्ट के पास क्यों आएगा। कोर्ट के पास आने का मेन उद्देश्य है कि इफ़ देयर इज सर्टेन राइट, बी इट स्टैट्यूटरी और फंडामेंटल, इफ दैट इज curtailed, if that is infringed, only then a person will come and knock the door of a court. हाईकोर्ट का कोई नॉक तभी करेगा 226 में जब उसका फंडामेंटल राइट का हनन है। इस पर्टिकुलर केस में जो मेजर राइट इन्वॉल्व है, जो मेरे समझ से है, वो है आर्टिकल 14, जो बताती है राइट टू इक्वलिटी के बारे में। बीपीएससी का कहना है कि अगर सिमिलर इंसिडेंट एक से ज़्यादा सेंटर पर होता है और वो इंसिडेंट रिपोर्ट हो, तो ही वो एग्जामिनेशन दूसरे सेंटर्स पे भी करवा सकता है जहाँ जहाँ वो सिमिलर इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पर इंसिडेंट बस एक ही सेंटर पे रिपोर्ट हुआ है, वो सेंटर है बापू सभा, राजेंद्र नगर में। बापू परीक्षा हॉल, राजेंद्र नगर में बापू सभा है, नाम एग्जैक्ट पता नहीं, बट ठीक है। मतलब एक सेंटर पे बेसिकली क्या है कि इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया है, दूसरे सेंटर्स पे इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं किया गया। अगर दूसरे सेंटर पे इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं किया गया है तो दोबारा हम एग्ज़ाम दूसरे सेंटर पे क्यों करवाएं। तो अगर हम दोबारा एग्ज़ाम दूसरे सेंटर पे करवा देते हैं, इवन विदाउट रिपोर्टिंग द इंसिडेंट, इवन विदाउट एनी इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम दोज सेंटर्स, दैट वुड अमाउंट टू ट्रीटिंग इक्वल्स अनइक्वली, और ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली ये आर्टिकल 14 नहीं कहता। आर्टिकल 14 ये कहता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से हमको इक्वली ट्रीट करना है अगर दोनों सिमिलरली प्लेस्ड है। तो यहाँ पर तो इंसिडेंट हुआ ही नहीं है दूसरे सेंटर से रिपोर्ट, तो कैसे बीपीएससी जो है दोबारा दूसरे सेंटर पे एग्जामिनेशन करवाएगा। अगर वहां पे करवा देता है सारे सेंटर पे एग्जामिनेशन बीपीएससी दोबारा, तो वहां से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है जहां जहां इंसिडेंट नहीं हुआ है, वहां से वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि भाई हमको हमारे अगेंस्ट एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट किया जा रहा है जब हमारे यहाँ कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बीपीएससी या कमीशन तभी इंटरफेयर करती है जब व्हेन देयर इज समथिंग कि कहीं ना कहीं सिमिलर इंसिडेंट दो जगह हुआ है या दो से ज़्यादा जगह हुआ है, और वहाँ पे हमको सारे जगह फिर एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट करवाना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंसिडेंट ही एक जगह हुआ है रिपोर्ट, तो वहाँ पे पूरे सेंटर्स के का एग्जामिनेशन वापस से करवाने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। ये मेरे समझ से आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 14 एक्सप्लिसिटली सेज कि स्टेट मस्ट ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड स्टेट मस्ट ट्रीट अनइक्वल्स अनइक्वली। अगर आप हमारे केस में देख लीजिए, दो सेंटर पे अलग अलग इंसिडेंट हो, सपोज करिए एक सेंटर पे एक इंसिडेंट हुआ, एक सेंटर पे कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, तो हम दोनों को इक्वली क्यों ट्रीट करें। दोनों तो अलग अलग चीज़ है, एक पे अच्छे से हो गया, एक पे इशू हुआ। जहाँ इशू हुआ वहीं पे, तो अब सपोज करिए सिंपल है कि जहाँ दर्द होगा वहीं ना मलहम लगाइएगा। इफ देयर इज नो पेन, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग ऑइंटमेंट ओवर इट। सिंपल है, दैट इज वेरी सिमिलर टू आवर लाइफ। भूख लगेगी तभी आप खाना खाइएगा, तो बस यही है केस। तो अगर हाई कोर्ट पे जाती है तो ये ग्राउंड हाई कोर्ट में अगर जाती है तो केस स्ट्रांग नहीं है स्टूडेंट्स का, क्योंकि वही चीज़ है कि दे आई डोंट थिंक देयर इज अ क्लियर कट और इवन रिमोट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 इन दिस केस। इस मामले को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। हम्म। अगर मान लिया जाए कि सरकार या जो कमीशन है वो अगर दबाव में आ जाती है और एग्जाम को कैंसिल कर देती है, री एग्जाम को राजी हो जाती है, तो जो बाकी के 900 से ज़्यादा जो सेंटर के बच्चे हैं उनके पास क्या राइट बचता है?
वो किस तरीके से इसको चैलेंज कर सकते हैं या क्या कुछ हो सकता है? तो अब ये है कि सपोज करिए कि जो अभी प्रेशर है पब्लिक का, स्टूडेंट्स का, जिस तरीके से उन्होंने मोबिलाइज किया है इस इशू को कि दोबारा एग्ज़ाम करवाया जाए, सारे सेंटर्स का एग्जामिनेशन दोबारा करवाया जाए। सपोज करिए कि इफ़ कमीशन गेट्स अंडर प्रेशर और द स्टेट गवर्नमेंट गेट्स अंडर प्रेशर और वो दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा देते हैं सारे स्टूडेंट्स का, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जिनको लगता है कि दे आर क्वालिफाइड एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस एग्जामिनेशन, वो तो ऑब्वियस है कि वो जो है सो किसी तरीके का कंसर्न रेज अभी नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जहाँ पे सिर्फ एक सेंटर का एग्जामिनेशन दोबारा हो रहा है। लेकिन अगर सारे सेंटर का एग्जामिनेशन दोबारा होगा तो उन लोगों के पास भी जो है हाई कोर्ट अप्रोच करने का एक रास्ता है और वो अप्रोच कर सकते हैं। एंड आई फील देयर केस इज स्ट्रॉन्गर, even stronger than the case of students who are protesting now. स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये एक सवाल है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये जो इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है एक सेंटर से, वो इंसिडेंट या एनी सिमिलर इंसिडेंट हैज नॉट बीन रिपोर्टेड फ्रॉम एनी अदर सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटर जहां से इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया है, दैट इज नॉट इक्वल टू अदर सेंटर्स। सिर्फ मिस हैपनिंग यहीं पे हुआ है, दूसरे जगह नहीं हुआ। जब दूसरे जगह मिस हैपनिंग नहीं हुआ और एग्ज़ाम जो है सो प्रॉपर वे में कंडक्ट हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई रीज़न ही नहीं है दोबारा एग्ज़ाम करवाने का। सपोज करें कि कहीं प्रॉब्लम होगा तब तो हम सॉल्यूशन को एड्रेस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम सॉल्यूशन को क्यों फाइंड करने जाएंगे? व्हाई वुड वी इवन एड्रेस सच इश्यूज अगर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो। उसी तरीके से इन सेंटर्स पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो हम क्यों जाएंगे उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए? तो अगर मान के चलिए कि बीपीएससी दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सारे सेंटर का, तो जो चाहे रिट पटी मतलब जो स्टूडेंट्स चाहे कि नहीं उनका जो है सो राइट का वायलेशन हुआ है और दोबारा एग्ज़ाम नहीं सारे सेंटर का कंडक्ट होना चाहिए था, क्योंकि सारे सेंटर सिमिलरली प्लेस्ड नहीं है, सब जगह सेम इंसिडेंट या सिमिलर इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल जा सकते हैं हाई कोर्ट आर्टिकल 14 के वायोलेशन में। वही चीज़ है, बिकॉज इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड अनइक्वली। यहाँ पे जब सारा का सारा सेंटर पे सेम इंसिडेंट या सिमिलर इंसिडेंट हुआ ही नहीं है तो दूसरे सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल कराने का कोई रीज़न ही नहीं है कमीशन के पास। अगर करता है कमीशन जानबूझ के किसी पब्लिक प्रेशर में या स्टूडेंट प्रेशर में या प्रोटेस्ट में या पॉलिटिकल दबाव में, तो students can go and knock the door of article of the high court of the honorable high court under article 226 for their infringement of rights, fundamental rights under article 14 of the Indian constitution। वो कर सकते हैं। अब चूंकि दो परीक्षाएं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन का बात यहाँ पे उठेगा, तो इसको किस तरीके से करें? इस केस में क्या हुआ है हमारे बीपीएससी के केस में, इसमें क्योंकि एक सर्टेन पार्टिकुलर सेंटर पे इंसिडेंट हुआ इसलिए बीपीएससी उस सेंटर का दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो पहले तो हुआ था कि सारे सेंटर का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हुआ, अब है कि पर्टिकुलर एक सेंटर का एग्ज़ाम 4 जनवरी को कंडक्ट हो रहा है। तो इससे क्या इशू हो रहा है रेस जो स्टूडेंट्स रेस कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन करवाएगी, और नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी वर्ड नहीं यूज़ करी है नॉर्मलाइजेशन, बीपीएससी इज यूजिंग द वर्ड स्केलिंग। And for your information, I must say, scaling and normalization is as equal as disinvestment and strategic investment। तो कहने का मतलब है कि बोथ आर द सेम टर्म, जिसको वो फैंसी वे में यूज़ कर रही है। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन होना वेरी नेचुरल है इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, जहाँ पे दो सेट ऑफ पेपर अलग अलग दिन दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स को मिला है। तो यहाँ पे स्केलिंग करना मार्क्स का या नॉर्मलाइजेशन करना, जो बीपीएससी वर्ड यूज़ कर रही है स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन लगभग एक ही चीज़ है, और दोनों का होना एकदम ऑब्वियस है और वो होगा ही, और उसमें इश्यूज भी क्रिएट होंगे। पटना से लोकल 18 के लिए सचिदानंद की रिपोर्ट।